So let us start discussing the paper. The first question in the paper is, which of the following is to be considered as predator? ठीक है. So which of the following is considered to be the predator? Vulture, paramecium, starfish और tiger. ओके अच्छा सॉरी, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन, ये गलती बहुत बार होती है. Which of the following will not be considered as predator? Not be. तो इसमें से कौन सा प्रीडेटर नहीं है? क्या आंसर है आपका? बताइए क्या आंसर है आपका? Yes, the answer is vulture. You are absolutely right. Why do you say that? आपको क्यों लगता है कि vulture predator नहीं है? That animal पे फीड करता है इसलिए. करेक्ट. इट फीड्स ऑन डेड एनिमल्स, तो वो स्कैवेंजर है. वो प्रीडेटर नहीं है, वो क्या है? स्कैवेंजर है. ट्रॉपिक लेवल ही पूरा अलग हो जाता है. पेरेमोशियम शायद जू प्लैंक्टॉन्स पे फीड करेगा. स्टारफिश अगेन जू प्लैंक्टॉन्स, वेरी स्मॉल फिशेस. टाइगर, डियर, तो ये सारे प्रीडेटर हैं. ऑल ऑफ देम हैव सम काइंड ऑफ प्रे, पर ये डेड एनिमल्स पे फीड करता है, लाइव एनिमल्स का हंटिंग नहीं करता है. सो इट इज नॉट अ प्रीडेटर. Okay, then next question is, at higher altitudes our body compensates for deficiency of oxygen by. जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, आप माउंटेन्स पे जाते हो, एयर थिन होती जाती है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है. तो कम ऑक्सीजन के साथ हम कैसे अडेप्ट करते हैं? सो वन थिंग इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग, अदर इज रेड्यूसिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीजें हैं, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है. ओके, स्क्रीन इज विजिबल चिल्ड्रन? ठीक है. दूसरा जो है वो है इंक्रीजिंग व्हाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन. व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. फॉरेन मटेरियल जो आपकी बॉडी में एंटर होता है उसको हैंडल करते हैं. तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स का तो कोई काम है नहीं. सो दैट माइट नॉट बी द आंसर. और क्या है यहाँ पे? रेड्यूसिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग. बताइए क्या आंसर है आपका? What is the answer according to you, children? D. Sorry? D. It is D for donkey. yeah, it is the answer is D. तो यहाँ पे आंसर आएगा D, that is reducing affinity of hemoglobin for oxygen binding. Let us see why is this answer. अब देखो, अगर आप ब्रीदिंग का रेट कम कर दोगे तो ऑक्सीजन और कम मिलेगा. जनरली जब ऑक्सीजन कम होता है आप क्या करते हो? हाफ जाते हो, जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले. सिमिलरली रेड्यूसिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एक तो वैसे ही ऑक्सीजन कम है, ऊपर से आपने रेस्पिरेशन रिएक्शन का रेट भी कम कर दिया, तो एनर्जी मिलना कम हो जाएगी. तो ये दोनों तो ऑप्शंस नहीं हो सकते. व्हाइट ब्लड सेल का ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं. आंसर इज रेड्यूसिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया हायर अल्टीट्यूड्स पे क्या होता है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है क्योंकि एयर प्रेशर कम हो जाता है. सो व्हेन ऑक्सीजन इज लेस, आप क्या करोगे? यू विल रेड्यूस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंडिंग. देखो, आपने 11th में पढ़ा था, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है. अब बनना तो जरूरी है, साथ साथ में रिवर्स रिएक्शन भी उतना ही जरूरी है. टिश्यूज में जहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे क्या होना चाहिए? ये कॉम्प्लेक्स सेपरेट होना चाहिए. इट शुड सेपरेट एंड इट शुड बी एबल टू डिलीवर ऑक्सीजन. तो अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी, इफ हीमोग्लोबिन हैज लेस एफिनिटी for hemoglobin, if hemoglobin has less affinity for oxygen, it will release the oxygen fast. So this is the answer. Okay, तो ध्यान रखिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना जितना जरूरी है, वो कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व होना, डिकम्पोज होना भी उतना ही जरूरी है. नेक्स्ट इज
shrew, rat and rabbit living together in a grassland exhibit it. अब ये क्या एग्जिबिट करते हैं, कौन सा रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हैं? अब जल्दी जल्दी आप वो टेबल खोलेंगे और मुझे बताते जाएंगे एमेंसालिज्म किस तरह का रिलेशनशिप है। कल हमने इसको रिवाइज भी किया था। एमेंसालिज्म इज, you write your answer मैंने as? तो भी लिखा है। आंसर इज न्यूट्रलिज्म। तो एमेंसलिज्म में क्या होता है, वन ऑफ द इंडिविजुअल इज हार्म्ड, दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कमेंसलिज्म में एक का फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा हो रहा है, बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग ईच अदर। न्यूट्रलिज्म में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो श्र्यू, रैट और रैबिट एक ही जगह रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। बट ना तो वो प्रे प्रीडेटर हैं, ना तो वो पैरासाइट्स हैं, ना तो वो compete करते हैं फूड और शेल्टर के लिए। तो इनफैक्ट दो तीनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर इन एनी मैनर, इसलिए ये न्यूट्रलिज्म है। सो देयर इज नो डिफरेंस मेड टू एनीबडी। So next question is, organisms having potential for interbreeding and producing fertile offspring, बताइए इनको क्या बोलेंगे? इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? ये डेफिनेशन हो गई स्पीशीज। Species. आई गेस ये आंसर तो सबने सही लिखा होगा। तो स्पीशीज मतलब those individuals who can interbreed to produce fertile offspring। अगर offspring नहीं प्रोड्यूस कर पाए, offspring प्रोड्यूस हुआ पर फर्टाइल नहीं हुआ, तो वो स्पीशीज नहीं कहलाएंगे। जैसे कि वो म्यूल था ना, हॉर्स और डोंकी का हाइब्रिड, म्यूल को हम स्पीशीज नहीं कहते हैं क्योंकि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ओके, नेक्स्ट इज द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को? क्या लिखा आप लोगों ने? आंसर इज डेमोग्राफी। या डेमोग्राफी बोलेंगे इसमें, जहां पे हम स्टडी करेंगे कि इन अ गिवन पर्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन कितना है, किस तरह से चेंज हो रहा है ओवर द टाइम स्पेस, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे डेमोग्राफी में? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, maybe you will study geographical distribution of the population और उनके vital statistics, gender वगैरह भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, so the answer is by demography. Okay, next is which one out of the eurythermal and sterothermal species is likely to survive? Let us read the question. So which one out of the eurythermal and stenothermal species is likely to survive increased global temperature? और आपको इसका रीजन भी देना था। तो स्टेनोथर्मल है और यूरीथर्मल है, कौन सरवाइव करेगा? क्या लिखा आपने, कौन सरवाइव करेगा? यूरीथर्मल यूरीथर्मल। या eurythermal species will survive the increase in global temperature or global warming because they can tolerate and they can thrive in a wide range of temperature. जो स्टेनोथर्मल्स हैं वो सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को अडेप्ट कर पाते हैं। सो योर आंसर इज यूरीथर्मल। ओके, how do animals like fish and snail avoid summer related unfavorable condition? तो क्या करते हैं वो लोग जब समर ज्यादा होते हैं? देखो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, पहले तो मुझे ये बताओ, फिश और स्नेल वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड? They are cold blooded organisms, isn't it? So if they are cold blooded, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। तो अगर बाहर समर है, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मर जाएंगे 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो वो लोग ये अनफेवरेबल कंडीशंस को कैसे हैंडल करते हैं? अब यहाँ पे बिहेवियरल चेंज आता है। व्हाट दे डू इज
they undergo estivation. So what is estivation? Estivation is also known as summer sleep. मतलब वो कहीं खड्डा खोद के थोड़ी ठंडी सी जगह में जाके सो जाएंगे. सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज दे विल हॉल्ट ऑन देम, दे विल जस्ट सर्वाइव. वो लोग फीडिंग नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. सो दे विल सस्पेंड all their metabolic activities and they will just lay there sleeping. मतलब एक स्टेगनेंट स्टेज में चले जाएंगे वो. लिखा सबने एस्टिवेशन. सो दैट इज हाउ दे सर्वाइव. यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के थे, दे आर 1 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है. और उसके बाद 7 to 14 2 मार्क्स क्वेश्चन है. तो यहाँ तक 1 मार्क्स देने हैं, यहाँ से 2 मार्क्स हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8. सो ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 to 5, आई एम सॉरी 1 to 5 विल बी 1 मार्क्स एंड देन ऑनवर्ड्स इट विल बी 2 मार्क्स. सो ध्यान रखेंगे 1 to 5 1 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड 6 to 15 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. टोटल 25 मार्क्स होते हैं. ओके. नाउ इफ यू सी द 8th क्वेश्चन, let us see the 8th question. Why are herbivores considered similar to predators in the iconological context? Explain. तो देखो predators क्या करते हैं. predators अपने prey पे they hunt on their prey. पर prey पे hunt क्यों करते हैं? What are they trying to achieve? Obviously they are trying to achieve nutrition. तो क्या हो रहा है बेसिकली देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप ले लेती हूँ. टाइगर है और डियर है. ठीक है. तो ये प्रीडेटर है और ये प्रे है. तो व्हेन टाइगर इज ईटिंग डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ से कहाँ हुआ? डियर से टाइगर को हुआ. तो इसी तरह से जब हर्बीवोर्स प्लांट खाते हैं, सेम ही चीज होती है ना जब हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं तो. सो व्हेन हर्बीवोर्स आर फीडिंग ऑन प्लांट, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स. तो दैट इज व्हाई अगर हम टेक्निकली देखेंगे, आइकोनोलॉजिकली देखेंगे, इकोसिस्टम के ट्रॉपिक लेवल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये कार्निवोर्स जैसे हुए और ये हर्बीवोर्स जैसे हुए, क्योंकि अपने न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए हर्बीवोर्स प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं. सो इसी तरह से हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स. क्यों? क्योंकि अगर हर्बीवोर्स कम हो गए, प्लांट्स क्या हो जाएंगे मुझे बताओ? ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि फिर प्लांट्स को कौन खाएगा? सॉरी, ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो प्लांट को कौन खाएगा? तो पॉपुलेशन ऑफ प्लांट विल इंक्रीज. तो कैसे लिखेंगे इस आंसर को? ओके. सो व्हाट इज सपोज टू बी रिटन? 2 मार्क्स के लिए क्या लिखेंगे? हर्बीवोर्स ट्रांसफर द एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट्स to next trophic level of carnivores. They also maintain population of plants under control. Okay, next question है, why do cattle avoid browsing on calotropis plant? Explain. calotropis होता है आंकड़ा. तो क्यों कैटल कैलोट्रोपिस को नहीं खाते हैं? आप बता सकते हैं क्यों नहीं खाते? Why don't they eat? So when the cattles feed on calotropis, देखो calotropis is poisonous. Why poisonous? Because it has a cardiac glycoside. Cardiac glycoside मतलब जो हार्ट को जाके इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से the herbivores will feel sick. It will inhibit their feeding and digestion. एक बार वो खा लिया फिर और कुछ नहीं खा पाएंगे. It can even disrupt their reproduction. स्पीशीज का कंटिन्यूएशन ही नहीं होगा. एंड इट कैन ऑल्सो बी लीथल, इट कैन ऑल्सो किल देम, एंड दैट इज वाई दे डू नॉट ईट कैलोट्रोपिस. तो देखो गाय भैंस तो हमसे भी ज्यादा समझदार है.
हम लोग एक बार स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उसके इल इफेक्ट्स होते हैं. अगर एक्सपीरियंस नहीं किया तो भी हमारे पास तो आईक्यू है ना, इंटेलिजेंस है ये जानने का कि वो हमको कैसे नुकसान करते हैं, फिर भी हम बार बार वो चीजें कंज्यूम करते हैं. बट कैटल्स, अगर उनको पता चल गया कि ये चीज नुकसान करती है, वो उसको कंज्यूम नहीं करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 is, what does S-shaped pattern of population growth represent? How is T-shaped pattern different from it and why? यहाँ पे जो S-shaped pattern है इस तरह का दिखेगा. लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये. लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब ये है कि इट स्लोली स्टार्ट्स एंड आफ्टर सम टाइम देयर इज अ सैचुरेशन. तो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, दिस इज अ लिमिटेड ग्रोथ. पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे द पॉपुलेशन विल ग्रो इनॉर्मसली, बट देन इट बिकम्स सैचुरेटेड, क्योंकि बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट. भले ही रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, एक पॉइंट के बाद ग्रोथ नहीं होगा. एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. प्रैक्टिकली यही होता है. जो जे शेप्ड ग्रोथ है, इट इज एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, विच सेज दैट कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, तो इट विल ग्रो इन एन अनलिमिटेड एक्सपोनेंशियल मैनर. पर ये होता नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ भी अवेलेबल है, कुछ भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो भी कंपटीशन की वजह से the number of individuals will be checked. तो कभी भी ये सिर्फ थियोरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी. सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. पॉपुलेशन का मतलब क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज. तो इसको लिख भी देते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरब्रीडिंग. दे शुड बी एबल टू ब्रीड विथ ईच अदर. सो कलेक्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज. जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया, तो उसमें हम सारे ह्यूमंस की बात करेंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या है? It is a group of organisms which are sharing the same environment. So group of organisms, I should say interacting organisms which share the same environment. So they are sharing the same environment. जैसे for example, एक pond में अगर मैं community बोलूंगी, तो उसमें community of fishes आ जाएगा. सभी वही पानी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे. तो हमने 4 लेवल्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो. कौन से 4 लेवल्स थे? ऑर्गेनिज्म था, पॉपुलेशन था, फिर कम्युनिटी था, और उसके बाद community, क्या था? उसके बाद आई थिंक बायो. biomes. राइट. सो दिस इज हाउ यू Yes. define them. Okay, the next one.